यार ईयर 2020 जब से इन्फ्लुएंसर्स फेमस हुए ना, तब से फाइनेंस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा नॉइस बढ़ गई एंड फ्रैंकली हम भी उस नॉइस का हिस्सा हैं। लोग की अलग अलग अतरंगी सी टिप्स देते हैं आपको। आप मीम कॉइन में इन्वेस्ट कर लो, आपके 10 गुना पैसा बढ़ जाएगा। आपको शॉपिंग करनी है, बाय नाउ पे लेटर कर लो। आपको एफडी ज्यादा रिटर्न चाहिए तो P2P लेंडिंग में पैसे डाल दो। आई मीन एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी फालतू की सजेशंस आपको हर जगह से मिल जाएंगी। सो इस वीडियो का एक सिंपल सा इंटेंशन है, आपको हमें सीधे साधे स्पष्ट शब्दों में ऐसी 6-7 चीजें बतानी है जिससे आपकी 90% जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हो जाएगी। आप उन टॉप 1% लोगों में आ जाएंगे जो फाइनेंशियली सिक्योर एंड स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं। यार अब देखो, 8 से 10 मिनट में वी ऑल्सो नो कि फाइनेंशियल प्लान तो नहीं बन सकता आपकी लाइफ का, एंड हम इस वीडियो में काफी हाई लेवल पे बात करेंगे, बट आई प्रॉमिस अगर आपने ये 6 स्टेप फॉलो कर लिए तो आप 90% लोगों से आगे बढ़ जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। एंड 99% लोगों से अगर आपको आगे निकलना है, टॉप 1% पे आना है, तो हम जो 6 पॉइंट्स आपको बताएंगे उस पे भी हमने उन सारे पॉइंट्स पे इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे उन वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे, तो आई गारंटी यू कि आप टॉप 1% पे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, जब हम पैसे कमाना शुरू करते हैं तो थोड़े हम शौक पूरे करते हैं, उसके बाद हमारे माइंड में सबसे पहला थॉट आता है कि हम पैसे बचाना शुरू करते हैं, तो इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले एक बहुत बड़ा स्टेप आता है जो कि हम ऑलमोस्ट हर इंसान मिस कर देता है, विच इज द इमरजेंसी फंड प्लानिंग। अब यार क्या है ना, जब तक आप इसके लिए प्लान नहीं करोगे तब तक यू आर जस्ट वन इमरजेंसी अवे फ्रॉम गोइंग बैंकक्रप्ट। True story. Yeah, as per the latest report, 71% of the Indians working in companies cover the cost of hospitalization of medical bills out of their own pocket, out of their own savings. तो यार आपका या आपकी फैमिली में किसी का भी थोड़ा लंबा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ अगर, तो 70% से ज्यादा जो इंडियंस हैं उनकी ना सेविंग्स जो है सारी खत्म हो जाती है इन सब खर्चों में। एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। इमरजेंसी किसी भी तरीके की हो सकती है, आपकी जॉब जा सकती है, कार खराब हो सकती है, घर में अनएक्सपेक्टेड रिपेयर आ सकता है, एंड इन सब के लिए इंश्योरेंस नहीं है। This is why your first step of financial planning is not investing, it is to build your safety net, which is your emergency fund. अब क्वेश्चन आता है कि हमारा इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पैसे हमारे लिए इनफ होने चाहिए फॉर एन इमरजेंसी फंड। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि आपका 6 महीने का जितना खर्चा है उसको आप अपनी इमरजेंसी फंड में रख सकते हो, बट वी थिंक दैट this answer is a little misleading and we do not subscribe to this theory। क्योंकि देखो यार, इमरजेंसी फंड है ना आपके पर्सनल फाइनेंस का हिस्सा है, क्योंकि वो पर्सनल है। अब यार अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो आपकी और आपकी फैमिली को पीस ऑफ माइंड दे। मेरे लिए वो 12 महीने के फंड हो सकते हैं, आपके लिए वो 9 महीने के हो सकते हैं, किसी के लिए वो 6 महीने के फंड हो सकते हैं। अब इसमें एक और नुआंस ऐड होता है। अगर आपका 50,000 का खर्चा है महीने का, जिसमें आपके रेस्टोरेंट बिल्स, शॉपिंग बिल्स, ट्रिप्स एंड ऑल ये सब इंक्लूडेड है, लेकिन अगर आपकी जॉब चली जाए तो क्या आप ये सारे फालतू के खर्चे करोगे? आई डोंट थिंक सो। तो जो आपका इमरजेंसी फंड है वो आपके बेसिक एक्सपेंस के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना चाहिए, ना कि टोटल। सो अगर आपका टोटल खर्चा है महीने का 50,000 रुपए, जिसमें से 30,000 इज योर बेसिक, तो आपको 30,000 के हिसाब से अपना इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए। अब देखो यार, इमरजेंसी फंड में ना 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला है स्टेबिलिटी, यानी कि ये वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। सेकंड इज लिक्विडिटी, आपके पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर आज इमरजेंसी है तो आज ही आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए अमाउंट। एंड थर्ड इज इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ये सारे ऑप्शंस हट जाते हैं। इसमें आता है हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन, विच इज 50 to 60% इन सेपरेट सेविंग्स अकाउंट विद ऑटो स्वीप इनेबल्ड। यार देखो, इसमें आपको एफडी वाले रिटर्न्स मिलेंगे और सेविंग्स अकाउंट वाली लिक्विडिटी भी। सेकंड होता है आपका 30 to 35% इन लिक्विड फंड्स। ये एक्सट्रीमली लो रिस्क डेट फंड्स होते हैं जो एफडी के आसपास या कभी कभार उससे बेटर रिटर्न्स भी आपको देते हैं। इनकी वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। एंड थर्ड आपका आता है 10% इन कैश और गोल्ड कॉइन्स। अब यार देखो, ये उस 1% एक्सट्रीम इमरजेंसी के लिए है जब कोई साइबर अटैक हो जाए और सारे बैंकिंग सिस्टम डाउन हो जाए। देखो यार, आई नो इट्स वेरी फारफेच्ड, बट इमरजेंसी प्लानिंग हम कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड के बारे में सोच रहे हैं, तो पॉसिबल वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचना इज नॉट a bad idea. Our second step is the shield, which is the health insurance. देखो यार, जब आप इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर देते हो ना, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है खुद को शील्ड करना, जिसका सबसे बड़ा टूल है हेल्थ इंश्योरेंस। अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारी कंपनी तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस देती है, हमारे पास तो कॉर्पोरेट कवर है। एंड ये सोचना उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो आपका कंपनी का कवर है दैट इज नॉट इनफ। क्या होगा अगर आप जॉब छोड़ दो? क्या होगा अगर आपकी जॉब से आप को निकाल दिया गया? क्या होगा जब आप 55-60 की साल की उम्र में रिटायर करोगे? तब क्या आपको कोई कंपनी आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस कवर देगी, स्पेशली व्हेन आपको ऑलरेडी कोई इलनेस हो गई हो? तो ऐसे में पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना इज
नॉन नेगोशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितने का हमें कवर लेना चाहिए। देखो यार, अभी 5 से 7 लाख वाली जो बात है ना, बहुत ही पुरानी बात हो गई, पुराने जमाने की बात हो गई है, क्योंकि आजकल आधी अधूरी सीरियस इलनेस के लिए भी ना हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल है आपका मेट्रो सिटीज में 5 से 7 लाख का आराम से क्रॉस कर जाता है। सो आर रिकमेंडेशन इज, अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हैं तो आपको 20 से 25 लाख का कवर लेना चाहिए। अगर आप टीयर 2 सिटी में रहते हैं तो आपको 10 से 15 लाख का कवर लेना चाहिए, दैट इज पर पर्सन फॉर बोथ। अब आपको इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए या फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। अब देखो, अगर आपकी फैमिली में, सिंपल सा आंसर, अगर आपकी फैमिली में सब हेल्दी हैं, सबसे जो बड़े मेंबर हैं उनकी जो एज है वो 60 से कम है, तो आपको फैमिली फ्लोटर प्लान ले लेना चाहिए। अगर आपकी फैमिली मेंबर कोई ऐसा है जिनकी आमतौर पर हेल्थ खराब रहती है, तो आपको उनके लिए एक अलग से पॉलिसी लेनी चाहिए, बाकी मेंबर्स के लिए आपको फ्लोटर प्लान ले लेना चाहिए। ऐसे में आपका जो प्रीमियम है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। या देखो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले ना बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया, नेटवर्क हॉस्पिटल्स हो गया, सब लिमिट हो गया, को पेमेंट हो गया, इन सब के बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, तो आपको 3 पॉलिसी बता सकते हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सुपर सिक्योर, आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स एंड ICICI लॉम्बार्ड मैक्स प्रोटेक्ट। स्टेप 3, द प्रोटेक्टर, टर्म इंश्योरेंस। यार, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में 25 से 35 साल के जो लोग हैं वो सोचना भी नहीं चाहते, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज टर्म इंश्योरेंस। अब यार देखो, 25 से 35 या 25 से 40 इज दी एज जहाँ पे मोस्ट लाइकली आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपकी एक फैमिली होती है, एंड दैट फैमिली डिपेंड्स ऑन यू। तो ऐसी सिचुएशन में एक टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इसमें, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कोई यूलिप, कोई इंडाउमेंट, कोई मिक्स एंड मैच करके प्लान नहीं लेने हैं। एक सिंपल प्लेन टर्म इंश्योरेंस, प्रीमियम सबसे कम, कवर सबसे ज्यादा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका कवर कितने का होना चाहिए। देखो, इसका सिंपल सा थंब रूल है, 15 से 20 गुना, 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम इज द आइडियल कवर जो आपके पास होना चाहिए। सो अगर आपकी एनुअल इनकम है 10 लाख की, तो कुछ नहीं तो 1.5 से 2 करोड़ का आपका कवर होना चाहिए। अगेन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको सबसे सस्ता प्रीमियम तब मिलता है जब आप यंग होते हो, हेल्दी होते हो। जैसे जैसे आप इसको डिले करते रहते हो, आपकी एज बढ़ती रहती है, आपको ये और महंगा मिलता रहता है। अगेन, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशो, पॉलिसी टेन्योर, प्रीमियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। बट अगेन, अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है, आपके पास टाइम नहीं है, मेहनत नहीं करनी है, तो 3 ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, जो हम आपको अभी बता सकते हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस, HDFC सुप्रीम एंड ICICI प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस। स्टेप 4, द ग्रोथ इंजन, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब यार, आपके जब इमरजेंसी फंड सॉर्ट हो गए हैं, आपकी पॉलिसीज आर इन प्लेस, नाउ इज द टाइम जब आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हो। अब यार, इसमें एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का, प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। आपकी जो इन हैंड सैलरी है उसका 25 to 30% आपको हर महीने जैसे ही सैलरी आए, आपको SIP में ऑटोमेटिकली आपके पैसे कट जाने चाहिए। देखो यार, इसको कहते हैं हम पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब यार, आपने पैसे आपके कट गए SIP में, जितने पैसे बचे उससे आपको अब अपना महीना प्लान करना है। अब कहाँ इन्वेस्ट करना है वो हमें समझ आ गया, लेकिन कैसे इन्वेस्ट करना है एक बार उसको भी समझ लेते हैं। उसके लिए हम कोर सैटेलाइट अप्रोच को यूज कर सकते हैं, जिसको समझने के लिए आपके पोर्टफोलियो को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, कोर एंड सैटेलाइट। नाउ, कोर पोर्टफोलियो शुड बी 60 to 70% ऑफ योर पोर्टफोलियो। ये होता है आपकी पोर्टफोलियो का फाउंडेशन, जिसका काम होता है स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट ग्रोथ देना। इसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। पहला होता है आपका लार्ज कैप फंड। ही यू कैन कंसिडर ईदर एन इक्वल वेटेड निफ्टी 50 इंडेक्स, क्योंकि 85 to 90% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को भी नहीं कर पाते हैं, तो गेस करने से अच्छा सीधा सीधा आप इंडेक्स पे इन्वेस्ट करो। सेकंड आता है आपका फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आपके फंड मैनेजर्स होते हैं, उनको फ्रीडम मिलती है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, वो अपने हिसाब से हो सकता है। थर्ड आता है आपका मिड कैप। अब इसमें रिस्क होता है लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न्स देने की इसमें पोटेंशियल होती है। नाउ, सैटेलाइट पोर्टफोलियो कुड बी 30 to 40% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो। ये आपका पोर्टफोलियो का एग्रेसिव पार्ट होता है, जिसका काम होता है रिटर्न्स यानी कि अल्फा जनरेट करना। ये थोड़ा रिस्की होता है। इसमें आते हैं स्मॉल कैप फंड्स, जो कि होते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी। सेकंड आते हैं आपके इंटरनेशनल फंड, एग्जांपल NASDAQ 100। अब यार, ये आपके पोर्टफोलियो को जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देता है, प्लस डॉलर जब रुपी के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है तो इसमें आपको उसका भी बेनिफिट मिलता है। अभी पिछले 15 दिन में डॉलर एप्रिसिएशन की वजह से NASDAQ 100 ने INR टर्म्स में निफ्टी 50 से कई बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। थर्ड आता है आपको मोमेंटम थीमेटिक फंड्स। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि करंट मार्केट ट्रेंड्स पे बेट करती हैं। ये हाई रिस्क रिवॉर्ड है और इसे तभी कंसिडर करें जब आप इसको अच्छे से समझ लें।
या देखो इस पोर्टफोलियो से 12 to 15% ऑफ योर लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न अचीव करना बहुत पॉसिबल है। इसमें भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें हमने सारी कैटेगरी में आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताई है। डू चेक दैट वीडियो। स्टेप 5, द एस्पिरेशन, रियल एस्टेट। बड़ा एक घर तो अपना होना ही चाहिए। देखो अपना घर तो अपना होता है, किराए के घर में वो बात नहीं है। ये तो आई थिंक हम सबने अपने पेरेंट्स से सुना है। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से बात सुनी है, बिकॉज रियल एस्टेट एज अ कंसेप्ट वी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद हैविंग अ होम ऑफ आवर ओन। हम सबका सपना है अपना एक घर खरीदना। अब यार देखो इसमें ना दो डिस्टिंक्शन होती है। एक तो होता है आप ऐसा घर लेते हो जिसमें आप खुद रहते हो, और दूसरा होता है आप ऐसी एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो जहां पर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो। एंड दोनों की अप्रोच काफी अलग होती है। पहला होता है ओनिंग अ होम टू लिव इन। दिस इज मोर लाइक एन इमोशनल डिसीजन दैन अ फाइनेंशियल डिसीजन। ये एक ऐसा घर होगा जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, जिसको आप अपने हिसाब से बनाते हो, अपने हिसाब से सजाते हो। ये आपको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देता है। इसको हम प्योर इन्वेस्टमेंट तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए। अब देखो यार ये ना एक बहुत बड़ी लाइफ गोल होता है, बहुत बड़ा, जिसके लिए बहुत प्लानिंग लगती है। एंड ये प्लानिंग आप 25 साल की उम्र में नहीं कर सकते, बिकॉज उस टाइम पे आपको नहीं पता होता आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जाने वाली है, कौन से शहर में सेटल होने वाला है। आपको उसकी क्लैरिटी मिलती है थोड़ी सी लेट, मे बी अराउंड द टाइम व्हेन यू आर मैरिड एंड हैव किड्स। तो अगर आप कर सकते हैं तो इस डिसीजन को आपको पोस्टपोन करना चाहिए till the time you do not feel settled in your head. If you're thinking of investing in real estate just for the sake of investment, then उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, हाई टिकट साइज इन रियल एस्टेट। अब यार 50 लाख 1 करोड़ रुपए हर किसी के पास नहीं होता है लगाने के लिए। अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो मोस्ट लाइकली आपको लोन लेना पड़ेगा, जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को डीरेल कर सकता है। सेकंड इज इलिक्विडिटी। रियल एस्टेट को आप जब चाहे नहीं बेच सकते हो। कभी कभार आपको प्रॉपर्टी बेचने में महीनों, कभी कभार सालों भी लग जाते हो, कभी कभार नहीं भी बिकती है। सो ऐसे में इंसान क्या करे? अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ही है तो इसका एक मॉडर्न स्मार्ट तरीका है, विच इज रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सिंपल स्पष्ट शब्दों में अगर हम देखें तो रीट्स जब आप खरीदते हैं तो आप एक बड़े से पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि ऑफिस स्पेस, मॉल एटसेट्रा, उसमें एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। इसके ना दो फायदे होते हैं। पहला होता है आपका डुअल इनकम। आपको इसमें रेगुलर रेंटल इनकम का हिस्सा एज डिविडेंड मिलता रहता है, विच इज यूजुअली 4 to 7% पर ईयर। एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने पर आपको एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। सेकंड इज आपका हाई लिक्विडिटी। रीट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, इसको भी आप एक शेयर की तरह खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सो आवर सजेशन इज, अगर आपको घर खरीदना है जो आपको रहने के लिए खरीदना है, तो दैट इज मोर ऑफ एन इमोशनल डिसीजन दैन अ फाइनेंशियल डिसीजन। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए घर चाहिए तो उसके लिए आप अपनी लेट 30s तक का वेट कर सकते हो, उसका आप तब तक डिले कर सकते हो। एंड अगर आपको रियल एस्टेट एक्सपोजर चाहिए देन रीट्स is the smart way to go. Step 6, the responsibility, will planning. अब ये सुन के भी बहुत सारे लोग बोलेंगे एक सेकेंड, मतलब विल प्लानिंग, हमारी उम्र ही क्या है कि हम विल प्लान करें? बट लेट मी टेल यू, विल प्लानिंग सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं होती है, इट्स फॉर एवरीवन, बिकॉज लाइफ इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। आपके जाने के बाद आपका हार्ड अर्न मनी किसके पास जाएगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच यू हैव अर्न शुड बी गिवन टू दैट पर्सन जिसको आप देना चाहते हो, बिना किसी झंझट के, बिना किसी लीगल झंझट के। यू डिसाइड आपका सारा प्रॉपर्टी, सारी चीजें किसके पास जानी चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि नॉमिनी बनाना काफी होता है, बट लीगल टर्म्स में नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन होता है, असली मालिक लीगल ए होता है। तो एक विल से काफी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। आजकल बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिसमें आपको एक सिंपल सी बेसिक सी विल मिल जाती है, बना सकते हैं वो आपके लिए, सिंपल एंड सस्ता होता है वो। It's actually not about planning for your death, it's about being responsible for your family's future. Now, before we move on to the final step, I would like to tell you one thing. ऐसी वीडियोस बनाने में हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है। इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, लिखना, उसको प्रेजेंट करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। एंड अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज इसमें कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी एंड हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी। नाउ लेट्स मूव अहेड। द फाइनल स्टेप, रिव्यू एंड रीबैलेंस। अब यार देखो, ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्लान है, एक टाइम बनाने का नहीं कि बस एक टाइम बनाया और सॉर्ट हो गया। दिस रिक्वायर्स मेंटेनेंस। जैसे कि पहला आपका रीबैलेंसिंग हो गया। मान लो अभी आपका 70% इक्विटी एंड 30% डेट में इन्वेस्टेड है। एक साल बाद मान लो मार्केट अच्छी होने की वजह से हो सकता है 80% इक्विटी एंड 20% डेट में हो जाए। अब यार रीबैलेंसिंग का मतलब है साल में एक बार थोड़ा इक्विटी बेचकर, थोड़ा डेट खरीदकर इस रेशियो को वापस आप 70-30 करिए, जिससे आपका रिस्क मैनेज रहे।
सेकंड इज रिव्यू। आपकी जो लाइफ है ना हर 1-2 साल में बदलती रहती है, सैलरी बढ़ती है, जॉब चेंज होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं। सो अगर 1-2 साल में आप अपनी पूरी प्लान को रिव्यू करते रहेंगे, तो आप उसको अपनी करंट लाइफ के साथ अलाइन करने में आपको बहुत आसानी होगी, व्हिच विल ऑब्वियसली मेक थिंग्स बेटर। That's it. If you follow this framework for the next 10 years, I guarantee you'll be ahead of 99% of the population on your way to enter that 1%, that top 1%. If you like this video, वो comment करना मत भूलिएगा. Share this video with your family and friends. Until then, be किफ़ायती.